नमस्कार, नई परख पर आपका स्वागत है। नई परख पर हम किताबों के बारे में चर्चा की एक नई श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं। इस श्रृंखला का नाम हमने गुफ्तगू सोचा है, यानी कि हम इसमें किताब के बारे में बात करेंगे और किताब के बारे में जब हम बात करेंगे तो हमारी कोशिश यह होगी कि किताब के लेखक या संपादक के साथ हम बैठकर किताब के विभिन्न पहलुओं के बारे में बातचीत करें। और इस पूरे कार्यक्रम में मेरे साथ डॉक्टर धनंजय राय होंगे। हम दोनों लोग इस कार्यक्रम को संचालित करेंगे। धनंजय नमस्कार और आपका स्वागत है। नमस्कार। और आज हम जिस किताब की चर्चा करने वाले हैं वह ज्ञान की राजनीति है, उसका शीर्षक। और इस किताब के बारे में मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे जो दर्शक हैं वो पहले से जान रहे होंगे। यह किताब जो ज्ञान की जो पूरी एक मौजूदा संरचना है, जिस रूप में खासतौर पे समाज विज्ञान में ज्ञान का उत्पादन हो रहा है, उसके बारे में यह कुछ बुनियादी सवाल खड़े करती है। यह भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में बात करती है, पश्चिमी ज्ञान परंपरा और भारतीय ज्ञान परंपरा के बीच में संवाद होते हुए किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं, किस तरीके से हम भारतीय स्रोतों का इस्तेमाल करते हुए नए ज्ञान की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं और ज्ञान के विनिवेशीकरण का एक पूरा जो मॉडल है उसको भी तैयार कर सकते हैं। यह किताब काफ़ी प्रसिद्ध हो चुकी है। इस किताब के लेखक प्रोफेसर मणिंद्र ठाकुर हमारे साथ आज रहेंगे और उन्हें इस किताब के लिए एक महत्वपूर्ण पुरस्कार भी मिला है, पंडित रामचंद्र खान मानविकी समाज विज्ञान पुरस्कार, जो 2023 में ही मिला। और इस किताब के बारे में हम सब लोगों ने पढ़ा है, कई चर्चाओं को भी सुना है। आज हमारी कोशिश यह होगी कि प्रोफेसर ठाकुर के साथ हम एक अनौपचारिक गुफ्तगू करें, किताब के बारे में बातचीत करें, कुछ सवाल जो हमारे मन में हैं, धनंजय के मन में है, उसके बारे में हम बातचीत करें। तो हम मणिंद्र जी का स्वागत करते हैं। सर नमस्कार। और हम अपनी बातचीत की शुरुआत करते हैं। मुझे लगता है कि पहला सवाल धनंजय की तरफ से आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कई तरह के प्रश्न बताए हैं जो उन्हें लगता है कि इस किताब से जुड़े हुए हैं और उनके लिए बुनियादी प्रश्न हैं। तो धनंजय, आप इसकी शुरुआत करें। नमस्कार कमल जी, नमस्ते महीन सर। ये ये पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है कई कारणों से भी, और ये बहुत सारे प्रश्नों को जनरेट करती है। अगर हम इसका टाइटल देखें, जिसको हम ज्ञान की राजनीति कह रहे हैं, तो ये टाइटल एक्चुअली पोस्ट मॉडर्निज्म या पोस्ट कॉलोनियल टाइटल जैसा दिखता या लगता महसूस होता है। लेकिन अगर हम पूरी पुस्तक अगर ध्यान से पढ़ें तो इस पूरी पुस्तक एक तरह से उत्तर आधुनिक ज्ञान को भी चुनौती देती प्रतीत होती है, क्योंकि पोस्ट मॉडर्निज्म और पोस्ट कॉलोनिज्म में फ्रैगमेंट्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इस पुस्तक में मनींद्र जी ज्ञान की संपूर्णता पर जोर देते हैं। आपकी दृष्टि में ज्ञान की संपूर्णता क्या है और क्यों जरूरी है? बिल्कुल सही आपने ये बात कही धनंजय। मुझे लगता है कि पहली बात तो ये है कि अभी के समय में ये जो मेटा नैरेटिव खो गया है, एक बड़ी कहानी कहने की बात खत्म हो गई है, उसे रिक्लेम करने की ज़रूरत है। एक बड़ा पिक्चर हमें दिखना चाहिए कि हम किसी एक बिंदु को उठाएँ और वहाँ से कई सारी चीज़ें निकलती हैं उसको कनेक्ट कर सकें। ऐसा हमें करने की ज़रूरत है, ऐसा मेरा मानना है। एक बार फिर मैं चाहता हूँ कि अ, ये संभव हो सके कि हम कहीं एक जगह से शुरू करें और फिर उससे हम बाकी मुद्दों को लिंक कर सकें। उन सबके अंदर एक लिंक होना चाहिए। जैसे इस पुस्तक मैंने मानव स्वभाव से शुरू किया है और फिर मानव स्वभाव को लेकर मैंने बाकी चीज़ों को जोड़ने की कोशिश की है। मेरा ये मानना है कि पश्चिम में भी जब मानव स्वभाव को लेकर सोशल थियरी बनाने की कोशिश की गई थी, तो वो सही है, वो मुझे लगता है कि बिल्कुल सही। बहुत लोग कहते हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि समाज को समझने के लिए यदि हम उसके इस यूनिट से शुरू करें, लेकिन उस पे हम सब कुछ को छोड़ ना दें, बल्कि कैसे हर एक लेयर बनता है, इसको देखने की ज़रूरत है। पोस्ट मॉडर्निज़्म और पोस्ट कॉलोनियल दोनों से मेरा बहुत डिफ़रेंस है। पोस्ट मॉडर्निज़्म से तो पहला डिफ़रेंस मेरा यही है कि मुझे लगता है हमें बियॉन्ड मॉडर्निटी और पोस्ट मॉडर्निटी जाने की ज़रूरत है। इसका मतलब नहीं कि हम ट्रेडिशन में लौट रहे हैं, इसका मतलब सिर्फ़ ये है कि इनकी अपनी सीमाएँ हैं और इन सीमाओं से बाहर निकल के क्या हम बाकी चीज़ों को देख सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो मॉडर्निटी का सबसे महत्वपूर्ण एक प्रस्थान बिंदु था, वो था कार्टेशियन डुअलिज़्म, माइंड बॉडी डुअलिटी।
तो मॉडर्निटी जहाँ इस माइंड बॉडी ड्युअलिटी को मानता है और ये मानता है कि हम भौतिक चीज़ों के विश्लेषण से सब कुछ विश्लेषित कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट सेंटर्ड ऑन्टोलॉजी, यानी जो रियलिटी है वो हमसे बाहर है और वहाँ से हम चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, हमारी सब्जेक्टिविटी उसमें नहीं आती है। पोस्ट मॉडर्निज्म कहता है कि हमें सब्जेक्ट सेंटर्ड ऑन्टोलॉजी की बात करनी पड़ेगी, हमारा जो सब्जेक्टिविटी है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और ज्ञान का बड़ा स्रोत वही है। मुझे लगता है इन दोनों से बाहर जाने की ज़रूरत है। और जब मैं कहता हूँ संपूर्णता की बात, तो ये मानना पड़ेगा कि माइंड और बॉडी जो ड्युअलिटी डेकार्ट ने किया था, या तो आप ये माने कि माइंड इम्पॉर्टेंट है या आप माने बॉडी इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों ही आपको एक ही प्रस्थान बिंदु पे खड़ा करता है। इससे अलग जाने की बात ये होगी जब हम ये माने कि दोनों संयुक्त हैं, माइंड और बॉडी को अलग नहीं किया जा सकता है, बल्कि एक मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर है, जिसे रॉय भास्कर कहते हैं मल्टी लेयर्ड ऑन्टोलॉजी। तो ये सारे लेयर अपने आप में कनेक्टेड भी हैं, लेकिन थोड़ा उनमें डिफरेंस भी है। और दूसरी बात जो रॉय भास्कर से मैं लेता हूँ, वो कहते हैं कि रिलेटिव एपिस्टिमोलॉजी, यानी हर एक लेयर को समझने के लिए हमें उस लेयर के ऑन्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर को समझ के अपने ज्ञान मीमांसा को तय करना पड़ेगा। अभी क्या मॉडर्निटी का क्या आग्रह है कि मॉडर्निटी कहता है कि हम फिजिक्स की जो ज्ञान मीमांसा है, उसी ज्ञान मीमांसा से चेतना को भी समझना चाहते हैं, कॉन्शसनेस को भी समझना चाहते हैं। और पोस्ट मॉडर्निज्म क्या कहता है कि जब फिजिक्स में ही क्योस है, साइंस में ही पूरा क्योस थियरी का जो इम्प्लीकेशन है वो ये है कि हम कुछ ज़्यादा नहीं कह सकते हैं, केवल टेंटेटिवली कुछ कह सकते हैं, तो वैसे में हम चेतना को ही अपना प्रस्थान बिंदु बनाएं। इन दोनों के साथ ये प्रॉब्लम है कि या तो एक को मैं कहता हूँ, मैं ये टर्म अगेन रॉय भास्कर से लेता हूँ, जो कहते हैं कि पोस्ट मॉडर्निज्म जो है या मॉडर्निटी जो है वो मॉडर्निज्म कहिए उसको, वो ऑन्टिक फैलेसी क्रिएट करता है कि वो हर कुछ को ऑन्टोलॉजी पे रिड्यूस करता है, और जो पोस्ट मॉडर्निज्म है वो एपिस्टेमिक फैलेसी क्रिएट करता है। इन दोनों फैलेसी से बाहर जाने का जो हमारा प्रयास है, जिसे मैं कहता हूँ वो क्रिएटिव थियरी है, कि हम एक नए तरीके से सोचें जिसमें इन दोनों के महत्व को हम समझें, कॉन्शसनेस के महत्व को भी समझें और ऑब्जेक्टिव जो रियलिटी है उसके महत्व को भी समझें। और इसमें एक सुविधा हमें ये होती है कि फिर हम ह्यूमन बींग्स के एथिकल एजेंसी को रिक्लेम कर सकते हैं। जो ऑन्टोलॉजी को यदि हम ज़्यादा महत्व दें और कहें कि सारा सत्य जो है वो हमसे बाहर एग्जिस्ट करता है, तो उसमें हमारी एजेंसी गायब हो जाती है। पोस्ट मॉडर्निज्म हमारे एजेंसी को क्लेम तो करता है, लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म फिर वो जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी है उसका जो अपना डायनेमिक्स है उसको इग्नोर करने लगता है। तो जब मैं संपूर्णता की बात करता हूँ तो मेरा यही कहना है कि हम एक मल्टी लेयर्ड ऑन्टोलॉजी को माने और रिलेटिव एपिस्टिमोलॉजी को माने, और हर चीज़ को हम फिर उस तरीके से देखना शुरू करें कि उसका ऑन्टिक स्ट्रक्चर क्या है, उसके लिए हमें किस तरह की एपिस्टिमोलॉजी की ज़रूरत है। एक बात और मैं कह देना चाहता हूँ कि जो ज्ञान मीमांसाएँ हैं अलग अलग लेयर के लिए, वो अलग अलग तो हैं लेकिन अनकनेक्टेड नहीं है। जैसे जो मल्टी लेयर्ड रियलिटी है ये भी कनेक्टेड है, वैसे ही ज्ञान मीमांसाएँ भी बिल्कुल कनेक्टेड हैं। एक छोटा सा इलस्ट्रेशन मैं करना चाहूँगा, जैसे ह्यूमन बीइंग ही है तो वी आर ऑल्सो बायोलॉजिकल बीइंग। हम फिजिकल बीइंग भी हैं, बायोलॉजिकल बीइंग भी हैं, हम केमिकल बीइंग भी हैं, हमारा कंपोजिशन केमिकल कंपोजिशन है, लेकिन हम साइकोलॉजिकल बीइंग भी हैं साइमल्टेनियसली। और ये हमारे सारे बीइंग जो हैं वो इंटीग्रेटेड बीइंग हैं। यदि उनको हम अलग अलग करके देखने लगेंगे तो हम इंसान को ही नहीं समझ पाएंगे, ना उनकी बीमारियों को समझ पाएंगे, ना उनके चेतना को समझ पाएंगे, ना उनके व्यवहार को समझ पाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि समाजशास्त्र को संपूर्णता में सोचने की जरूरत है और कार्टेशियन डुअलिज्म से बाहर निकलने की जरूरत है। एक सवाल मैं इसमें आगे जोड़ना चाहूँगा, जो इस किताब की जो खूबसूरती है उससे जुड़ी हुई है कि आपने बहुत सारे साहित्य के स्रोतों का इस्तेमाल किया है। आप जिस तरीके से समाज विज्ञान को प्रस्तुत करते हैं उसमें तुलसी राम आते हैं, जयशंकर प्रसाद आते हैं, आचार्य प्रसाद द्विवेदी आते हैं, और ऐसा लगता है कि आप एक वैकल्पिक स्वरूप जो समाज विज्ञान को देना चाहते हैं, उसमें आप यह कह रहे हैं कि जो दूसरे विषय हैं, जो साहित्य के विषय हैं, जो दूसरे तरह के वर्णन हैं,
अनुभवजन्य वर्णन है, उनसे भी समाज विज्ञान को सीखना चाहिए और जो एक पश्चिमी पद्धति है, उससे थोड़ा अलग हटना चाहिए। तो क्या आपको ये लगता है कि इसका एक सीधा-साधा मेथड बन सकता है या हमारा जो पूरा समाज विज्ञान का ढाँचा है, वो इतना ज़्यादा एक मेथोडोलॉजी में घुसा हुआ है कि खास तरह की मेथोडोलॉजी आप फ़ॉलो करें, एक खास तरीके से लिखें, तभी समाज विज्ञान माना जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि उससे निकलने का कोई रास्ता भी है और हमारा जो विश्वविद्यालय की जो पूरी व्यवस्था है, उसके लिए तैयार है? देखिए, विश्वविद्यालय की व्यवस्था तो मुझे लगता है अभी तैयार नहीं है, लेकिन हमें इस पे काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास कोई प्रयोगशाला तो नहीं है। हमारे पास जो मटेरियल्स है, जिसे हमें एक्सप्लेन करना, जिसके जिसके द्वारा हम समाज को समझने की कोशिश करेंगे, वो क्या हैं? वो चीज़ें हैं जो मानव अपने कॉन्शसनेस को कॉन्क्रीट फॉर्म में लाता है, चाहे वो पेंटिंग हो, सिनेमा हो, आर्ट हो, सॉन्ग्स हो, म्यूज़िक हो। तो ये तमाम तरह के आपके पास स्रोत हैं, जिसके द्वारा किसी समाज को आप समझने का प्रयास करेंगे। उन स्रोतों को यदि हम इग्नोर कर देंगे, तो हमारी समझ कभी बेहतर नहीं बन पाएगी। और ये सिर्फ़ भारतीय समाज के लिए नहीं है, दुनिया के किसी भी समाज के लिए बात सही है। जैसे मैं आपको भारत के संदर्भ में पहले उदाहरण देता हूँ कि पूरा फ्रीडम स्ट्रगल जो हमारा चला, स्वतंत्रता संग्राम जब चला, तो हमारे पास कोई समाजशास्त्र तो नहीं था। समाजशास्त्र डिसिप्लिन एग्जिस्ट नहीं करता था हमारे साथ। तो वो कहाँ चला, कैसे चला? लोगों ने कैसे अपने विचारों को बनाया, समाज की समझदारी लोगों ने कैसे बनाई और उस समाज की समझदारी को लोगों तक कैसे पहुँचाया, जिसने कि लोगों को आंदोलित किया। मुझे याद है एक बार मेरी मुलाकात हुई मुल्कराज आनंद साहब से, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो गांधी के पास गए और गांधी को उन्होंने कहा कि मुझे तो हिंदी नहीं आती है, मैं क्या करूँ? तो उन्होंने कहा आपको जो भाषा आती है, उसी भाषा में आप लिटरेचर प्रोड्यूस कीजिए, आप नॉवेल लिखिए, क्योंकि नॉवेल के द्वारा ही हमारा संदेश आम जनता तक पहुँच पाएगा। और उसमें बड़ी ख़ासियत ये है, जो सोशल साइंस का फॉर्म हमारा राइटिंग का है, वो बहुत लिमिटेड है, क्योंकि उसमें हम बहुत सारी चीज़ों को समाहित ही नहीं कर सकते हैं। अब जैसे नुसबॉम कहती हैं कि इमोशंस को हम नहीं समाहित कर सकते हैं। सोशल साइंटिस्ट यदि इमोशन को ना समझे, तो सोशल साइंस कैसा होगा? फीलिंग्स को ना समझे, तो सोशल साइंस कैसा होगा? तो लिटरेचर में ये ख़ासियत है कि आप इमोशंस और फीलिंग्स को भी बाँध सकते हैं पूरी एक कहानी में, एक नैरेटिव में। और कई बार समाज को समझने के लिए उस तरह का जो नैरेटिव है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने इसमें लिखा है कि तुलसीराम का जो मुर्दैया है, उसका अफ़ेक्ट बहुत है, इन द सेंस कि उन्होंने न केवल उस पूरी स्थिति को, परिस्थिति को अंकित किया है और उसमें जो इमोशंस उनके इन्वॉल्व हैं, जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ इन्वॉल्व हैं, उनको उन्होंने दिखाया है। उदाहरण के लिए तुलसीराम की एक आँख खराब थी, तो उनके चाचा उनसे पूछते थे कितनी उँगलियाँ हैं? तुलसीराम कहते थे 5 उँगलियाँ हैं, तो वो कहते ये कन्हौआ बड़ा तेज़ हो। ये जो ह्यूमिलिएशन था, उसको भी वो डॉक्यूमेंट कर पाए। मैंने उनसे पूछा कि आपने आत्मकथा क्यों लिखा? आप तो सोशल साइंटिस्ट हैं, आपकी अंग्रेजी भी अच्छी है, आप सोशल साइंस की किताब लिख सकते थे उस पे एक्सपीरियंशियल एपिस्टेमोलॉजी करके। उन्होंने कहा सोशल साइंस में जो विधा है, उसमें वो खूबसूरती नहीं है कि मेरे इन इमोशंस को पकड़ सकता हो। तो ये एक मुझे लगता है बड़ी बात है। दूसरी बात इसकी जो अफ़ेक्ट की बात मैं कह रहा हूँ, मैंने इसमें लिखा है कि किसी बुज़ुर्ग महिला को जो अपर कास्ट की थी, उनको मैंने ये किताब पढ़ने दी। पढ़ने के बाद जो उनका रिएक्शन था, वो बहुत इंटरेस्टिंग था। वो बहुत अफ़सोस कर रही थी, कह रही थी कि मैंने ज़िंदगी भर ये नहीं समझा कि इतना ज़्यादा ह्यूमिलिएट हम लोगों को कर रहे हैं। तो ये रिफ़ॉर्म भी कर सकता है उसके अंदर, इसका इम्पैक्ट ज़्यादा हो। आज जो सोशल साइंस की समस्या है कि हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव सोशल साइंस कर रहे हैं। यदि हमें ट्रांसफॉर्मेटिव सोशल साइंस करना है, तो हमें आम लोगों के साथ संवाद करना पड़ेगा। यदि वो संवाद हम नहीं कर पाएँगे, तो हम कभी ट्रांसफ़ॉर्म नहीं कर पाएँगे सोसाइटी को। इसीलिए मुझे लगता है इन विधाओं को भी देखना चाहिए और ये बहुत पुरानी परंपरा है। आप देखिए भारतीय परंपरा में, ज्ञान परंपरा में कौटिल्य ने जब अर्थशास्त्र लिखा, तो साथ में पंचतंत्र लिखा। ये दोनों टेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री टेक्स्ट हैं। पंचतंत्र आम लोग पढ़ रहे हैं और अर्थशास्त्र केवल वो लोग पढ़ रहे हैं जो उसके एक्सपर्ट हैं, जो अर्थशास्त्र ट्रेडिशन से आते हैं। ये जो परंपरा है, ये आप देखिए जो मैं कहता हूँ ये सिंहासन बत्तीसी और बैताल पचीसी, ये कहानियाँ बहुत पॉलिटिकल हैं। एक राजा के लिए पज़ल्स प्रेज़ेंट किया जाता है और राजा उसका आंसर करता है।
और ये राजा और प्रजा को, जो जो लोग हैं, दोनों गवर्नर एंड गवर्नर को एक प्लेटफॉर्म पे लाता है, कॉन्सेप्चुअली एक प्लेटफॉर्म पे ले आता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसके लिए मुझे लगता है फॉर्मल सोशल साइंस जो लैंग्वेज यूज़ करता है उसमें स्कोप ही बहुत कम है। इसका स्कोप सिनेमा में बहुत ज़्यादा है, इसका स्कोप लिटरेचर में बहुत ज़्यादा है। तो हमें इनसे परहेज़ नहीं करना चाहिए, ना तो उसको रिसोर्स के रूप में यूज़ करने में, ना ही लिखने में। मैं तो कहता हूँ कई सोशल साइंटिस्ट को लिटरेचर प्रोड्यूस करना चाहिए। आखिर बड़े-बड़े दार्शनिकों ने नॉवेल्स लिखे, सार्त्र ने नॉवेल लिखा, तमाम तरह के लोगों ने लिखा और अभी तो बहुत सारे सोशल साइंटिस्ट हैं जो अपने आखिरी उम्र के आखिरी पड़ाव में जाकर उपन्यास लिखने लगे हैं। मैंने पूछा, परमजीत सिंह जज हैं, सोशियोलॉजिस्ट पंजाब में। मैंने पूछा कि आपने उपन्यास क्यों लिखा? उन्होंने कहा सोशल साइंस जो मैं करता रहा वो तो कहीं पहुंचता ही नहीं है, लोग समझते ही नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। तो लोगों तक जाने का तो यही रास्ता मेरे पास है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि फॉर्मल सोशल साइंस की हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ये डायलॉग लिटरेचर और सिनेमा और आर्ट इन सब के साथ जो सोशल साइंस का होना चाहिए, वो डायलॉग हमारे यहाँ टूटा हुआ है, उसको स्थापित करने की ज़रूरत है। एक और मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, केवल भारतीय समाज की बात नहीं है। फ्रांस में अभी एक मेरे बड़े प्रिय ऑथर हैं जिनको लोग वहाँ एक्सेंट्रिक मानते हैं, वो हैं मिचेल वेलबैक। उनकी किताब एक है सबमिशन, एक है एटोमाइज्ड। मुझे लगता है कि फ्रांस को समझने के लिए उससे बेहतर इस वक्त कोई और चीज़ नहीं है। और ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ, इनफैक्ट बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई कि एक फ्रेंच महिला आई थी मेरे पास बात करने, जो डायरेक्टर हैं आजकल फ्रेंच इंस्टीट्यूट जो दिल्ली में है उसकी। तो जब मैंने इससे चर्चा की तो उन्होंने कहा कि वो किसी बड़े सोशियोलॉजिस्ट की स्टूडेंट हैं और उस सोशियोलॉजिस्ट ने उनसे कहा कि आप सबसे पहले जाकर उनको पढ़ें, क्योंकि अभी जो कुछ फ्रांस में हो रहा है इसकी समझ यदि बनानी है आपको तो उसी उपन्यास से बन पाएगा, क्योंकि सोशल साइंटिस्ट बहुत लेट रहते हैं अपने को एक्सप्रेस करने में। उनका एक उपन्यास है सेरोटोनिन, जिस उपन्यास में उन्होंने ऑलमोस्ट प्रेडिक्ट किया है फार्मर्स मूवमेंट को फ्रांस में जो हो रहा था, या जो उनका जो एटोमाइज्ड है उपन्यास, जिसमें जो प्रोटोगनिस्ट है वो ह्यूमन जीनोम पे काम करता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग करता है, और प्रोटोगनिस्ट बहुत डिसइल्यूजन होता है समाज के उस वर्ग को देखकर जो बहुत एलीट है, और अंत में वो एक विचित्र स्थिति बनती है कि सारा रिसर्च वो छोड़कर वो कहीं गायब हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने आत्महत्या कर ली, कुछ लोग कहते हैं कि वो बुद्धिस्ट बन गए। लेकिन जो उनका पूरा एनालिसिस है वो ये है कि पूरा समाज जो है वो एटमाइज हो गया है। एक जगह वो कहते हैं कि ये जो मेरे सामने बिल्डिंग्स हैं, हज़ारों कम फ्लैट्स हैं, उसमें 70% लोग अपने फ्लैट्स में अकेले रहते हैं। अब ये सोशल साइंस तो नहीं कह पा रहा है इस चीज़ को। शुरू में लोगों ने उनसे बहुत नफ़रत की फ्रांस में, लेकिन अभी उन्हें एक बहुत बड़ा अवार्ड दिया गया और माना गया कि फ्रांस की वर्तमान परिस्थिति को समझने के लिए सबसे अच्छे उपन्यासकार हैं वो, और सोशल साइंस से ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि ये जो डिवीज़न क्रिएट किया गया है, ये डिवीज़न ही सस्टेनेबल नहीं है। अपने समाज को समझने के लिए और उसको बदलने के लिए हमें लिटरेचर के साथ खूब संवाद करने की ज़रूरत है। धनंजय, आप सवाल पर आएँ इससे पहले मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगा, उसके बाद आप सवाल पूछें। मेरे मन में दूसरा एक सवाल इस बात से लेकर आता है कि भाषा का जो सवाल है, जो कि इस किताब में भी एक प्रश्न के रूप में है, उसको और ज्ञान की राजनीति को हम कैसे देख सकते हैं? मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान में समाज विज्ञान की स्वाभाविक भाषा अंग्रेजी को मान लिया गया है। तो क्या अगर हम एक देशज ज्ञान की बात करते हैं जो भारतीय स्रोतों से या भारत के अनुभवों से निकलती हो, तो क्या उसके लिए देश की भाषा में लिखना ज़्यादा सहायक है या अनिवार्य है? या फिर वो अंग्रेजी में भी आ सकता है और जो देशज भाषा का ज्ञान है उसमें एक अनुपूरक की भूमिका निभा सकता है? तो उसमें आप भाषा के प्रश्न को कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है इस विषय पे कई बार लोगों ने सवाल उठाया है। जैसे दर्शन के क्षेत्र में बड़ा विवाद इस पे रहा है कि भारतीय दर्शन अंग्रेजी में हो सकता है या नहीं हो सकता है। और आपको पता है जयपुर स्कूल ऑफ फिलॉसफी जो है वो कहता है कि अंग्रेजी में भारतीय दर्शन हम नहीं कर सकते हैं। और ये भी पता है कि जो जितना मेन स्ट्रीम फिलॉसफी अभी है जो अंग्रेजी में लिखा जा रहा है,
उसके लिए यदि मैं एक सेंटेंस यूज़ करूँ, जो टाइटल था एक बड़े सेमिनार का फ़िलॉसफ़ी का, रेंडरिंग इंडियन फ़िलॉसफ़ी इन इंग्लिश लैंग्वेज। इट इज़ नॉट फ़िलॉसफ़ाइज़िंग, इट इज़ रेंडरिंग। तो ये रेंडरिंग का मामला जो है बड़ा गंभीर है। मुझे लगता है कि भाषा का सवाल 3 स्तरों पे है। पहला स्तर ये है कि हमें लैंग्वेज डेमोक्रेसी की बात करनी चाहिए। लैंग्वेज डेमोक्रेसी का मतलब है कि लैंग्वेज शुड नॉट बी अ सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। यदि मैं हिंदी में अच्छी तरह से लिख सकता हूँ, तो मुझे पूरा अधिकार हिंदी में लिखने का होना चाहिए, और मेरे हिंदी में लिखने के चलते मुझे नौकरी नहीं मिल रही हो, मुझे ह्यूमिलिएट किया जा रहा हो, ये उचित नहीं है। क्योंकि एक बड़ा प्रॉब्लम सोशल साइंस में ये है कि ज्ञान का सृजन जो है वो ग्रासरूट पे होता है, लैबोरेटरी में तो नहीं होता है। ट्रांसफॉर्मेशन भी ग्रासरूट में होना है। तो संवाद की भाषा जो भी है, उस भाषा में हमें काम करने का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन मैं ये भी नहीं कहना चाहूँगा कि मैं कोई और दूसरी भाषा जानूँ ही नहीं, या अंग्रेजी में जो लोग काम कर रहे हैं वो हीन है, वो ठीक नहीं है, वो भी सही नहीं है। यदि वो बहुत नेचुरल है अंग्रेजी में काम करने में, तो उन्हें अंग्रेजी में काम करने की पूरी छूट होनी चाहिए, उन्हें अंग्रेजी में ही काम करना चाहिए। भाषा को लेकर हम कोई इनइक्वालिटी क्रिएट करना नहीं चाहते हैं। लेकिन ये तय है कि यदि आप आम लोगों से संवाद करना चाहते हैं, तब आप किस भाषा में बात करेंगे? तो उनकी भाषा में आपको बात करनी पड़ेगी। नतीजा ये है कि सोनिया गांधी को भी आम आदमी से संवाद करने के लिए हिंदी में बोलना पड़ता है। तो सोशल साइंटिस्ट यदि आम आदमी से संवाद करना चाहते हैं, उनकी भाषा में बोलनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा भाषा हम जान सकें, शायद उतना बेहतर हो, लेकिन हम में से हर एक आदमी की ये कैपेसिटी नहीं भी हो सकती है कि हम जान सकें। तीसरा स्तर ये है कि भाषा एक तरह से पूरा नॉलेज ट्रेडिशन भी होता है, पूरी ज्ञान परंपरा भी होती है। जैसे आप संस्कृत भाषा के साथ अभी क्या हो रहा है? संस्कृत भाषा को लैंग्वेज की तरह पढ़ाया जा रहा है, जबकि वो पूरी परंपरा रही है उसमें ज्ञान की। पर्शियन भाषा में क्या हो रहा है? पर्शियन भाषा तमाम तरह के लैंग्वेज नॉलेज ट्रेडिशन को होल्ड करता है, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ अंग्रेजी में बाकी चीज़ों को पढ़ाया जाता है, बाकी सारी भाषाओं को हम दरकिनार करके लैंग्वेज में डाल देते हैं। ये उचित नहीं है। भाषा के पूरे ज्ञान को हमें एक्सेस करने का अधिकार होना चाहिए, और साथ में उस ज्ञान को ट्रांसलेट करने की भी ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप देखें, मैं अभी अपना कोर्स पढ़ा रहा था, तो मैंने एक तरह से रिसर्च भी किया कि थियरीज़ ऑफ इंटरप्रिटेशन किस तरह के हमारे पास हैं। अभी बहुत विवाद चल रहा है, डिबेट चल रहा है लीगल फ्रेटर्निटी में, कि मीमांसा थियरी ज़्यादा बेहतर है या मैक्सवेल थियरी बहुत बेहतर है। कई सारे आर्टिकल्स अभी आए। फिर जब मैंने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, तो पता चला कि इस्लाम में थियरी ऑफ इंटरप्रिटेशन है, क्रिश्चियनिटी में थियरी ऑफ इंटरप्रिटेशन है, जैनिज़्म में है, बुद्धिज़्म में है। लेकिन जो क्रिश्चियनिटी का थियरी ऑफ इंटरप्रिटेशन है, वो एक यूनिवर्सल थियरी ऑफ इंटरप्रिटेशन हो गया है। शायद इसलिए भी हुआ है कि वहाँ रिलीजन को फिलॉसफी से अलग करने की एक लंबी प्रक्रिया चली। लेकिन जो हम पढ़ते हैं गैडमर का थियरी, वो क्रिश्चियनिटी से निकल के आ रहा है। तो यदि हम बाकी थियरीज़ को भी एक्सेस करते हैं, पर्शियन में जो थियरी अवेलेबल है उसको एक्सेस करते हैं, संस्कृत में जो अवेलेबल है उसको करते हैं, पाली और प्राकृत में जो थियरीज़ अवेलेबल है उसको करते हैं, तो शायद हमारी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा रिच हो। तो भाषा का जो पूरा ज्ञान संसार है, उस ज्ञान संसार के साथ संवाद करने की ज़रूरत है। उसे हम ये मान के ना चलें कि पूरा ज्ञान सृजन केवल अंग्रेज़ी में हम कर सकते हैं, और पूरा ज्ञान भी उपलब्ध केवल अंग्रेज़ी में है। ऐसा मानना बिल्कुल मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा, क्योंकि यदि इंसान क्रिएटिव है, अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए वो तरह-तरह के सिद्धांतों का निर्माण करता है, तो फिर उसने किया होगा। कोई यदि 5000 साल पुरानी संस्कृति है, वहाँ भी उन्होंने सिद्धांत बनाए होंगे। लोगों ने एक्सचेंज किया होगा। आप देखें कि भारतीय ज्ञान परंपरा और पर्शियन ज्ञान परंपरा और ग्रीक ज्ञान परंपरा में इतना संवाद रहा है। प्री इस्लामिक पीरियड में जो पर्शियन स्टेट था, वहाँ एक बड़ा मेला लगता था, जहाँ तमाम तरह के लोग जमा होते थे, और वहाँ ज्ञान का आदान प्रदान होता था, वहाँ पे जड़ी बूटियों का आदान प्रदान होता था, मैथमेटिक्स का आदान प्रदान होता था। तो ये भाषाओं से इतर जाके इंसान ने जहाँ भी जिस भी भाषा में ज्ञान सृजन करने का प्रयास किया है, उसके बीच एक संवाद की ज़रूरत है।
जी। समस्या हमारी ये हो रही है कि हम भाषा को आइडेंटिटी से जोड़ देते हैं और ज्ञान को भी हम आइडेंटिटी से जोड़ देते हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है आधुनिक समय का, जब हम ज्ञान और भाषा को आइडेंटिटी से जोड़ते हैं। प्री मॉडर्न पीरियड में मुझे लगता है ज्ञान और भाषा आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ नहीं था। तभी मुगल पीरियड में आप देखेंगे बहुत सारे संस्कृत विद्वान थे जिनको पैट्रनाइज किया गया था। आप पर्शियन में जैसे मैंने बताया, पूरा का पूरा गांव बसाया गया था वहाँ पर्शिया में जो संस्कृत स्कॉलर्स थे, ताकि उनसे संवाद किया जा सके। तो ये संवाद की ज़रूरत है। भाषा के सवाल को रिलेशन से बाहर निकालना, कंपल्सन से बाहर निकालना होगा और ये आइडेंटिटी फॉर्मेशन से बाहर निकालना होगा। तभी हम ज्ञान के बीच में संवाद स्थापित कर पाएंगे फ्रीली। धनंजय, आप सवाल पूछें। धन्यवाद सर। ये ज्ञान और आइडेंटिटी का रिलेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे समय में। और जैसा कि ये पुस्तक का नाम ज्ञान की राजनीति है, ज्ञान का जनतांत्रिकरण भी किया जा सकता था इस किताब का, क्योंकि आपने इस पूरी पुस्तक में ज्ञान के जनतांत्रिकरण पर जोर दिया है। इसी में आप पुरुषार्थ और विकार के सिद्धांत को नवीन चिंतन के लिए महत्वपूर्ण बताते हैं। कई आलोचक यह कह सकते हैं कि नवीन चिंतन जो है वो लोकतंत्र के दौर का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि पुरुषार्थ और विकार के सिद्धांत लोकतंत्र के पहले के मूल्य हैं, वो प्री डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं। इस पे मैं आपकी टिप्पणी चाहूँगा, क्योंकि कई लोग ये कहते हैं कि ज्ञान और आइडेंटिटी जो भारत का सामाजिक या जो सोशल सिस्टम रहा है प्राचीन समय में, उसमें एक पूरे के पूरे समूह को ज्ञान से अलग कर दिया गया था। इस पे मैं आपकी टिप्पणी जानना चाहूँगा। देखिए, ज्ञान से समूहों को अलग किया जाना कोई नई बात नहीं थी। जो हमारा प्री मॉडर्न सोसाइटी जहाँ भी रहा है, वहाँ आप देखेंगे कि एलीट नॉलेज प्रोडक्शन को कंट्रोल करता था। आप ग्रीक सोसाइटी में चले जाएं तो वहाँ तो और विचित्र हाल थी। वहाँ तो एरिस्टोटल और प्लेटो स्लेवरी को ही जस्टिफाई कर रहे थे पूरी तरह से। तो जब हम उनको एक्सेस करते हैं, जितने लोग फेमिनिस्ट हैं वो लोग भी एरिस्टोटल से अपनी बात करनी शुरू करते हैं। वहाँ ये नहीं कहते हैं कि ये वो एंटी फेमिनिस्ट था, पेट्रियार्कल था, विमेन स्लेवरी को भी जस्टिफाई करता था, या प्लेटो से शुरू करते हैं, वहाँ भी वो नहीं कहते हैं ऐसा था। तो हमेशा से ही ह्यूमन बीइंग्स जब ज्ञान सृजन करता रहा है तो रूलिंग क्लासेस उस ज्ञान को अप्रोप्रिएट भी करता है, फंड भी करता है, कंट्रोल भी करता है और फिर एक्सक्लूड भी लोगों को करता है। तो अभी जब हम जनतांत्रिक फेज में आए हैं तो हमें उस ज्ञान को एबेंडन नहीं करना है, हमें उस ज्ञान को उसका जनतांत्रिक करना है। ऐसा नहीं कि ज्ञान वो है कि नहीं है, ये ज्ञान नहीं है। वो यदि ज्ञान है कुछ तो वो सार्वजनीन होना चाहिए, यदि ज्ञान नहीं है तो उसे एबेंडन कर देना चाहिए। लेकिन सिर्फ ज्ञान का उपयोग किया गया, रूलिंग क्लास ने उपयोग किया था आपको कंट्रोल करने के लिए, इस ग्राउंड पे उस ज्ञान को छोड़ देना हमारी मूर्खता हो। उदाहरण के लिए तो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म यहाँ आया, उसने तो पूरा विज्ञान के द्वारा हमें कंट्रोल कर लिया। तो फिर हम क्या करें? विज्ञान को एबेंडन कर दें, हम फिजिक्स को एबेंडन कर दें? फिजिक्स के अंदर इतना पावर स्ट्रक्चर रहा तो क्या उसे हम पूरा एबेंडन कर दें? तो ये उचित नहीं। ज्ञान का मूल्यांकन ज्ञान के आधार पर करना चाहिए और ज्ञान का मूल्यांकन मानव मुक्ति के लिए उसकी उपयोगिता के आधार पर करना चाहिए। मेरे पास कोई ज्ञान है जिससे मैं मुक्त हो रहा हूँ, तो आपको भी वो ज्ञान मुझसे हासिल करना चाहिए। मैं नहीं देना चाहूँ फिर भी हासिल करना चाहिए, ना कि मेरे उस ज्ञान को आप एबेंडन कर दें। मुझे लगता है कि यदि मार्क्स के पास कैपिटलिज्म को समझने की क्षमता थी तो पूंजीपतियों को भी उसे लेने की जरूरत होगी, और लेते हैं लोग, क्योंकि वो ज्ञान है। तो ज्ञान को इस तरीके से अब सिर्फ इस ग्राउंड पे दिए रहेंगे वो उचित नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो पुरुषार्थ और विकार की बात, मेरा पूरा आग्रह है कि जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, मैं तो उसका ज्ञानी नहीं हूँ, मुझे बहुत ज्ञान भारतीय ज्ञान परंपरा का नहीं है। एक बड़ा कारण ये है कि उम्र के बड़े हिस्से को मैंने अपना खपाया है पश्चिमी ज्ञान परंपरा को समझने में और उसके साथ ही काम करने में।
तो अभी मैं इसके बारे में कुछ साल पहले सचेत हुआ हूँ, तो मैंने पढ़ना शुरू किया। तो मैं कोई इसका ज्ञानी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल एक डिस्क्लेमर को सामने रखना चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि क्या वो ज्ञान परंपरा जो इतने सालों तक फलीभूत हुआ है, उसके अंदर कोई रिसोर्सेस हमारे लिए है एज ए सोशल साइंटिस्ट? क्या उससे कुछ कॉन्सेप्ट्स, कैटेगरीज हम ड्रॉ कर सकते हैं जो हमें चीज़ों को समझने में सहूलियत करें? महत्वपूर्ण इसलिए नहीं है वो कि हमारी ज्ञान परंपरा, महत्वपूर्ण इसलिए है कि क्या वो हमें समझने में सहूलियत दे सकती है, समझने में सहायता कर सकती है चीज़ें। उस मायने में मुझे लगता है पूरे भारतीय ज्ञान वांग्मय में ये जो पुरुषार्थ और विकार का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है और बड़े पैमाने पर लोग ये मानते हैं कि इसका ओरिजिन भले ही भारत में रहा हो या हिंदू परंपरा यदि आप कहना चाहते हैं वो भी कह सकते हैं कि वहाँ रहा हो, लेकिन इसका एक यूनिवर्सल कंसर्न है। जैसे अरिस्टोटल ने बहुत सारे सिद्धांतों को दिया जो बिल्कुल लोकली प्रोड्यूस था, लेकिन उसका एक यूनिवर्सल कंसेप्ट। तो इस मायने में ये जो दो कॉन्सेप्ट्स हैं, इसका मुझे लगता है एक बड़ा यूनिवर्सल इसका अपील है, इसका इसका बड़ा यूनिवर्सल इम्पोर्टेंस है। वो क्या है? मेरा पूरा आग्रह ये है कि इसे मैं वैल्यू कैटेगरी की तरह ना देखूं, एनालिटिकल कैटेगरी की तरह। क्योंकि जैसे आप वैल्यू कैटेगरी में जाते हैं, तब जो आप सवाल उठा रहे हैं वो सवाल बिल्कुल सही सवाल है। ये वैल्यूज़ जो हैं पुराने वैल्यूज़ हैं, क्या हम उसे फॉलो करना चाहेंगे इस समय में, अभी जनतांत्रिक समय में? मैं ये मानता हूँ कि ये वैल्यूज़ नहीं है, ये एक्सप्लेनेटरी कैटेगरीज है, जिसके थ्रू हम ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। यदि आप पुरुषार्थ को लेते हैं, तो क्या पुरुषार्थ है हमारे? अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष। इसे रीडिफाइन करने की भी ज़रूरत है। जैसे बहुत डिबेट चला है फिलॉसफी में, कई लोग कहते हैं कि ये बेकार है, ये कॉन्सेप्ट यूजलेस है, कई लोग कहते हैं बहुत उपयोगी है। मुझे लगता है कि इसे एग्जामिन करने की ज़रूरत है आज के संदर्भ में कि इसका कितना उपयोग है और इस किताब का मूल जो इसकी जो मूल स्थापना है या मूल प्रयास है, वो इसी खोज को करने की है कि क्या इसकी कोई उपयोगिता है जिससे हम कई चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अर्थ को हमें रीडिफाइन करना पड़ेगा। अर्थ का मतलब है ह्यूमन बीइंग्स डिपेंडेंस ऑन नेचर। एंड फिर मैंने इस किताब में बताया है कि कैसे इस एक चीज़ को लेकर कई सिद्धांत दुनिया भर में आए हैं कि हमारा नेचर से क्या रिलेशन बनेगा। कैपिटलिज्म भी उसमें से एक है, सोशलिज्म दूसरा है, गांधी तीसरे तरह की बात करते हैं। तो अभी हमें फिर से संवाद करके अब ह्यूमन बीइंग का जो रिलेशन है नेचर के साथ, उसको डिफाइन करने की, रीडिफाइन करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अभी इकोलॉजिकल क्राइसिस बहुत डीप हो गया है। तो उसमें मेरा मानना है कि एक डेमोक्रेटिक रिलेशनशिप नेचर के साथ कैसे बने, इस पे हमें नवीन चिंतन की ज़रूरत है। हमें पुरुषार्थ और विकार का जो चिंतन जब उस वक्त हुआ था, उसी चिंतन को वैल्यू नहीं मान लेना है कि वही आदर्श चिंतन है, बल्कि उस चिंतन से बहुत आगे बढ़ के हमें नवीन चिंतन की ज़रूरत है। क्योंकि कैपिटलिज्म भी क्राइसिस में है, सोशलिज्म का क्राइसिस तो है ही है सब जगह। उसी तरीके से जो काम है, काम एक बड़ा शब्द है और शब्दों के साथ एक खास बात यह है कि ये डेफिनेशनल शब्द नहीं है। डिफाइन करने की जो परंपरा है ना, ये भी आधुनिक परंपरा है जिससे मुझे बड़ी परेशानी रहती है। क्योंकि डिफाइन करने का मतलब ये है कि आप शब्दों के साथ जो वास्तविकता है उसका ऐसा तारतम्य चाहते हैं कि वास्तविकता को पूरी तरह से पकड़ ले शब्द। ऐसा होता नहीं है। और ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, मार्क्स ने ग्रुंडरीज़े में ये बात की है कि हम सिर्फ शब्दों से लक्षण को इंडिकेट कर सकते हैं और इसीलिए हमेशा उसका मीनिंग का स्पेक्ट्रम होगा। किसी शब्द के मीनिंग का एक बड़ा सा फलक होगा जिसके अंदर हम बात करेंगे। तो काम को यदि आप लें तो काम हमारा बायोलॉजिकल बीइंग है और बायोलॉजिकल बीइंग में बहुत सारे डिज़ायर्स हैं जो होते हैं, जो जेन्युइन डिज़ायर्स हैं, जिसके साथ हमारा बायोलॉजिकल सर्वाइवल जुड़ा हुआ है। काम का जो सेक्सुअलिटी का मामला है, जो इंटरकोर्स का मामला है, मेल फीमेल बॉडीली रिलेशन का मामला है, मुझे लगता है एक छोटा सा आयाम है और इस पे भारतीय परंपरा में बहुत काम हुआ है। जैसे कामसूत्र की जो किताब है, आप यदि उसको देखें तो वात्सायन अकेले नहीं हैं सूत्रकार, उसके बहुत पहले 1000 पेज का उससे भी बड़ा कामसूत्र का टेक्स्ट हुआ करता था जो खो गया है। वात्सायन ने उसका एक ब्रीफ वर्जन तैयार किया था जो ज़्यादा पॉपुलर हुआ।
और उसके बाद भी बहुत सारे लोगों ने इस पे काम किया है। और उस किताब में आप देखेंगे डिज़ायर को लेके बात करता है कि डिज़ायर्स जो होते हैं उसको कैसे आप फुलफ़िल करेंगे, किन डिज़ायर्स को आपको नहीं फुलफ़िल करने की कोशिश करनी चाहिए, वगैरह-वगैरह। ये पूरा एक वाङ्मय है। आप यदि उसको देखेंगे कि पश्चिम में उस पर क्या विचार हुआ है, फ्रैगमेंटेड विचार है, लेकिन एक सूत्र में बाँध कर देखने पे हमें एक बड़ा पिक्चर दिखता है। इसी तरीके से मुझे लगता है जो धर्म की बात है, धर्म का डेफिनिशन आप देखेंगे 25 डेफिनिशंस आपको मिलेगा भारतीय परंपरा में। और वो डेफिनिशंस जो सबसे मूल बात है उसमें, वो है प्रकृति का नियम। जो लोग प्रकृति के नियमों के आधार पे सामाजिक नियमों का निर्माण करते थे, उन्हें नीतिकार कहा जाता था। पूरे महाभारत में एक ही व्यक्ति है नीतिकार, वो है विदुर, जिसे जो नियमों के खिलाफ जाकर नीति की बात करता था। जब द्रौपदी का चिरहरण हो रहा है, तो सारे लोग नियमों से बंधे हुए हैं और विदुर कहता है कि ये नियम बेकार हैं क्योंकि नीतिगत नियम नहीं है ये। तो ये नीति और नियम के बीच का जो संवाद है, जो ये है, वो मेरे ख्याल से धर्म के इस सिलसिले में आता है। ये जिसे आप रिलीजन कहते हैं, वो उसका एक स्वरूप है, वो इसका एक फॉर्म है। जब हमने इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया, हमारे संबंध कैसे बनेंगे दूसरे ह्यूमन बीइंग्स के साथ, हम किससे बच्चे पैदा कर सकते हैं, प्रॉपर्टी किससे इनहेरिट करेंगे, इन चीज़ों का जो एक सोशल लॉज बना, उन सोशल लॉज को हम धर्म कहते हैं। लेकिन उसमें परिवर्तन कैसे आएगा? तो परिवर्तन नीति के ज्ञान से आएगा। इस पर और विस्तार से आप बात कर सकते हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है देखने की कि कैसे परिवर्तन आ भी रहा है, लोग उसको स्वीकार भी कर रहे हैं। इसी तरीके से कॉन्शसनेस की बात है, तो मोक्ष की बात है। आमतौर पे लोग समझते हैं मोक्ष का मतलब है ज़िंदगी से परे जाकर कुछ करना, लेकिन उसका मतलब है अपने कॉन्शसनेस के बारे में कॉन्शियस होना। ये क्वालिटी सिर्फ ह्यूमन स्पीशीज़ के पास है, बाकी स्पीशीज़ भी कॉन्शियस हैं, लेकिन बाकी स्पीशीज़ में अपने कॉन्शसनेस के बारे में कॉन्शियस होने की क्षमता नहीं है, जो ह्यूमन बीइंग्स को है। और इसीलिए फूको जो कहते हैं टेक्नोलॉजी ऑफ द सेल्फ, वो टेक्नोलॉजी ऑफ द सेल्फ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरीके से यदि आप देखेंगे पूरा जो बनता है 10 एलिमेंट्स इसके जो होते हैं, इन 10 एलिमेंट्स को यदि ठीक से डिफाइन करें, हम पाते हैं कि समय और देश और काल के हिसाब से हम लोगों के अंदर इन 10 एलिमेंट्स का अलग-अलग तरह से कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिससे हमारी पर्सनैलिटी बनती है। When we become from human species to human individual and then from human individual to human person, मुझे लगता है ये जो रीअरेंजमेंट्स है वो इसको डिफाइन करता है। मुझे ये कैटेगरी बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, जिस कैटेगरी से हम समाज को का विश्लेषण कर सकते हैं, विभिन्न चीज़ों का विश्लेषण कर सकते हैं। और ये मेरा कोई ओरिजिनल विचार भी नहीं है, गांधी इसके पहले करते रहे हैं, एंथोनी पारेल ने बड़ा अच्छे से उसको लिखा है। एक ही परेशानी क्या है एंथोनी पारेल का कि वो सिर्फ पुरुषार्थ पे बात करते हैं, विकार पे नहीं बात करते। गांधी मुझे लगता है पुरुषार्थ और विकार दोनों को साधने की कोशिश करते हैं। पुरुषार्थ को साध चुके हैं और विकार में काफ़ी कुछ को साध चुके हैं, कुछ को साधने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। तो ये कैटेगरी मुझे लगता है, ये जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ, ये एनालिटिकल, ये वैल्यू कैटेगरी नहीं है। और यदि एनालिटिकल कैटेगरी का यूज़ करते हैं, तो मुझे लगता है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा विश्लेषणात्मक क्षमता है, जो हमें अपनी समझ को विकसित करने में, कॉग्निटिव कैपेसिटी हमारा एनहांस कर सकता है। धनंजय, मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, उसके बाद अगर आप एक सवाल पूछें, मतलब मुझे आप मौका दें तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। थोड़ा-सा एक छोटा-सा मेरा सवाल है। वो सर इस मायने में है कि जैसे हम देखते हैं कि आजकल ज्ञान के उपनिवेशीकरण और भारतीय ज्ञान परंपरा की बात अलग-अलग दिशाओं से होती है, और उसमें अगर हम ध्यान दें कि एक पूरी जो बातचीत है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उससे जुड़े विद्वानों के द्वारा की जा रही है, और वो यूनिवर्सिटी में आजकल इस तरह के सेमिनार काफ़ी होते हैं, जिससे भारतीय ज्ञान परंपरा की बात की जाती है, ज्ञान के व्यू उपनिवेशीकरण की बात की जाती है, और ऐसा लगता है कि वो अतीत में सब कुछ स्वर्णिम मानते हैं और चाहते हैं कि वहीं पहुँचा जाए। दूसरा एक तरीका यह भी आया है जिसमें कि काफ़ी सिरे से जो पश्चिम से आने वाले ज्ञान हैं उनको प्रश्नांकित किया गया है। प्रोफ़ेसर अभय दुबे का जो पूरा काम है और जो देशिक संस्था में जो काम है उसमें इस चीज़ पर भी काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है और ज्ञान परंपरा की खोज की जा रही है।
इन दोनों के को सामने रखते हुए अगर हम आपके नज़रिए की बात करें, तो आप अपने नज़रिए को कैसे प्रस्तुत करेंगे? और इसमें क्या कमियाँ हैं जो दोनों में अगर कुछ ऐसा दिखता है तो? संवाद के लिहाज से अगर हम बोलना चाहें तो? देखिए, मुझे लगता है कि जो ज्ञान को आइडेंटिटी से जोड़ते हैं, अस्मिता से जोड़ते हैं, वो इस तरह की बातें करते हैं कि हम वापस जाना चाहते हैं या हमारा बहुत कुछ था जो खो गया, लुट गया, और एक विक्टिमहुड के रूप में प्रेज़ेंट करते हैं। मैं उससे सहमत नहीं होता हूँ, क्योंकि ज्ञान परंपराएँ विकसित होती हैं, समय-समय पे किसी समाज की ज्ञान परंपरा रुक जाती है, उसका विकास रुक जाता है और तब दूसरे समाज में उसका विकास ज़्यादा होता है। तो ये जहाँ भी इंसान ने जिस तरह का भी ज्ञान पैदा किया है, वो इंसानी ज्ञान है, वो हमारा कलेक्टिव रिसोर्स है। उसे यदि हम ऐसा मान के चलेंगे कि वो किसी कम्युनिटी का ज्ञान है, तो फिर ये मानव के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। क्योंकि यदि हम ये मान लेंगे कि कम्युनिटी का ज्ञान है, तो फिज़िक्स का ज्ञान अभी इतना विकसित हो गया। ये संभव है कि कणाद के पास भी फिज़िक्स का ज्ञान था, जैसा लोग मानते हैं। हो सकता है, होगा ही। या ये भी संभव है, इतना पुराना इतिहास है इस समाज का, संभव है बहुत सारी चीज़ें हमने विकसित की और मर गई, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं उस पे भी नहीं जाना चाहता हूँ कि कभी हमारे पास चीज़ें थी ही नहीं। ये 2 तरह के जो पोज़ीशंस हैं, एक कहता है हमारे पास कुछ था ही नहीं, सारा ज्ञान अभी हमें मिला है, एक कहता है हमारे पास सब कुछ था। मैं इन दोनों के बीच की बात करता हूँ कि हमारे पास रहा होगा, निश्चित रूप से रहा होगा और इसके एविडेंसेस भी मिलते हैं कि रहा होगा। यदि कोई समाज इतना कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज डेवलप कर सकता है, उसका इतना डिफ़िकल्ट ग्रामर डेवलप कर सकता है, तो वो विज्ञान के क्षेत्र में ज़ीरो होगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। वहाँ भी उन्होंने बहुत कुछ विज्ञान क्या है, प्रकृति को समझने की बात है। तो प्रकृति की समझ उनको नहीं होगी, ऐसा मुझे नहीं लगता है। बल्कि मार्क्स जो बात ग्रीक समाज के बारे में कहते हैं कि ग्रीक फ़िलॉसफ़ी या ग्रीक नॉलेज को इसलिए हमें एक्सेस करना चाहिए कि उस समय में इंसान के पास ज़्यादा क्षमता थी चीज़ों को समझने की, क्योंकि वो टोटैलिटी में चीज़ों को देख पा रहे थे और इसीलिए उसको इग्नोर हमें नहीं करना चाहिए। उसी तरीके से भारतीय समाज के साथ ये बात लागू होती है कि बहुत पुरानी परंपरा है, बहुत कुछ इन्होंने किया है। मैथमेटिक्स के बारे में तो आप जानते हैं कि केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स जो इतना फ़ेमस है। तो कई सारी चीज़ें उन्होंने विकसित की हैं, उसको ये मानना कि कुछ था ही नहीं, वो सही नहीं है। उसमें वापस जाके उस रिसोर्सेज़ से हम आज के लिए क्या पा सकते हैं, ये प्रयास किया जाना मुझे लगता है ज़रूरी है। इसलिए अस्मिता से ज्ञान को अलग करने की ज़रूरत है। संवाद की ज़रूरत है, दुनिया भर के ज्ञान के बीच में संवाद किया जाना चाहिए और संवाद का जो मूल मंत्र है, वो मुक्तिकामी होना चाहिए। कि वो लिबरेटिव नॉलेज क्रिएट कर सकें हम, हमें तकलीफ़ों से मुक्त कर सके, जो दैहिक, दैविक और भौतिक ताप है, जो तकलीफ़ है हमारी, उससे हमें मुक्त कर सके। यदि मेडिसिन जो इंग्लैंड में पैदा हुआ या यूरोप में पैदा हुआ, उससे हमें मुक्ति मिल रही है, तो हम इस ग्राउंड पे उसको छोड़ नहीं देंगे कि वो विदेश में पैदा हुआ ज्ञान है। लेकिन यदि हमारे ज्ञान में कुछ चीज़ें हैं, तो उसे भी प्राप्त करने की ज़रूरत है, उसे भी संवाद करने की ज़रूरत है। अभी हुआ क्या है दरअसल में, ये एक तरह का रिएक्शन है, क्योंकि उपनिवेशवाद ने हमारे ज्ञान को पूरी तरह से खारिज कर दिया। लेकिन आम लोग उसी ज्ञान से अपना काम चला रहे थे। तो अब आम लोगों का एक रिएक्शन आता है कि हमारे ज्ञान को उन्होंने मार्जिनलाइज़ कर दिया। उस रिएक्शन का एक राजनीतिक लाभ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो लेना चाहती हैं। मुझे नहीं लगता है कि उस पॉलिटिकल पार्टी को जो भारतीय ज्ञान परंपरा पे सेमिनार कर रहे हैं, उन्हें ज्ञान परंपराओं से कुछ लेना देना है। यदि आप उठाकर देखेंगे कि उन्होंने क्या इन्वेस्टमेंट किया है इन ज्ञान परंपराओं के विकास के लिए, तो आप इवैल्यूएट कर पाएँगे कि ये केवल अपना राजनीतिक लाभ लेने के लिए तरह-तरह का सेमिनार ज़रूर करते हैं, लेकिन ज्ञान परंपराओं पर सीरियस रिसर्च करने के लिए कोई फंड नहीं देते हैं ये। बल्कि फंड इस युग में कम हुआ उन चीज़ों के ऊपर। ज्ञान के ऊपर ही फंड कम हो गया है, खर्च करने में इन्होंने कम किया है। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि ऐसा लेना कि हम खुद से सब कुछ कर लेंगे, ये सही नहीं। लेकिन मेरा ये मानना है कि यदि कोई ज्ञान परंपरा आपकी थी, तो उस ज्ञान परंपरा को आगे यदि बढ़ाना है आपको, तो उसके फ्रेम को आप लेके चल सकते हैं और फिर देखें कि उस फ्रेम में बाकी जो विकास हुआ है, उसको हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं।
ये संवाद से संभव है। और जहाँ हमें लगता है कि हमारा फ्रेम बेकार है, अब ये बहुत पीछे रह गया है, उसे अबैंडन कर देने की ज़रूरत है, उसे छोड़ देने की ज़रूरत है। हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है, हमें बेस्ट नॉलेज चाहिए और बेस्ट नॉलेज के लिए हमें जहाँ से भी उपलब्ध हो सके वो मिलना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, नॉलेज का जनतांत्रिकरण होना चाहिए, यानी 2 रुपये की दवा खरीदने के लिए हमें 500 रुपये किसी डॉक्टर को देना पड़ता है, ये उचित नहीं है। बल्कि हमारे गांव में एक पेड़ है, उस पेड़ से पिछले 100 साल से ज़्यादा लोगों की मेमोरी है कि लोग 36 तरह की बीमारी का इलाज करते हैं। छतियन उस पेड़ का नाम था, फ्री में मिलता था। मलेरिया का मैंने बाद में इन्वेस्टिगेट किया तो कुनैन जैसी कोई चीज़ वो होती थी, उसके छाल से लोग रस निकालते थे, उसको पी जाते थे और बुखार ठीक हो जाता था लोगों का। अब उस पर रिसर्च करके उसे जन सुलभ बनाना चाहिए, न कि उसे ब्लॉक कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए। तो पॉलिटिक्स ऑफ नॉलेज यहाँ पर है कि जो आधुनिक ज्ञान क्रिएट किया गया है वो आधुनिक ज्ञान बाजार से सीधा जुड़ा हुआ है, लाभ से जुड़ा हुआ है। ये लाभ शुभ लाभ नहीं है, ये अशुभ लाभ है। यानी ये शुभ लाभ लिखते हैं ना, उसका मतलब होता है लाभ जरूर कमाएं लेकिन शुभ होना चाहिए, वो अशुभ नहीं होना चाहिए। यहाँ क्या हो गया कि जो ज्ञान हमारे है उसको हम बेचते हैं, बड़ा महंगा बेचते हैं और कई बार अनएथिकली बेचते हैं। तो इससे हमें मुक्त होने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने ज्ञान को विकसित करें ताकि हम उसके साथ जैसा चाहें वैसा कर सकें, आसानी से, सस्ते में, आम लोगों तक वो उपलब्ध हो सके। नहीं तो हम जहाँ से ज्ञान लेकर आएंगे उस ज्ञान की कीमत वो ले रहा है और इतनी कीमत ले रहा है कि वो जनसमूह को उपलब्ध नहीं हो सकता है। इसीलिए इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हमें बहुत खर्च करने की ज़रूरत है कि जिन चीज़ों से हमारा समाज अभी तक काम चला रहा है उन चीज़ों में क्या सत्यता है। जैसे आदिवासियों में बहुत इंटरेस्टिंग परंपरा है। मैं इस कहानी को सुनाना चाहूँगा आपको कि मेरा एक मित्र है जो एंथ्रोपोलॉजी का प्रोफेसर है। उसके पिताजी, ये आदिवासी है छोटा नागपुर में, उसके पिताजी बच्चा पैदा होने के लिए एक जड़ी देते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो जब उसकी पत्नी को बच्चा होना था तो डॉक्टर ने कहा सिजेरियन करना पड़ेगा। तो इसने कहा कि भाई हमारे पिताजी हज़ारों लोगों को दे चुके हैं, हम एक बार उनको देखें। तो ससुराल वाले तैयार नहीं हो रहे थे। फाइनली लोग तैयार हो गए और उस जड़ी से नॉर्मल डिलीवरी हुआ। लेकिन जब इस जो एंथ्रोपोलॉजी का प्रोफेसर है उसने कहा कि पिताजी को ये जड़ी मुझे बता दीजिए आप, ताकि मैं और लोगों को दे सकूँ। कहा नहीं, तुम्हारी पात्रता नहीं है इस जड़ी को लेने की। क्यों? क्योंकि तुम इससे अर्थोपार्जन करने लग जाओगे। मैं सिर्फ उसी को दे सकता हूँ जिसके ऊपर मेरा पूरा ट्रस्ट होगा कि वो इससे अर्थोपार्जन नहीं करेगा। और ये एक उदाहरण नहीं है, हज़ारों ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे। हमारे यहाँ प्रोफेसर सुजाता हैं जो काम करती हैं, वो एक आई स्पेशलिस्ट के बारे में बात करती है जो तमिलनाडु में है, जो फ्री में आँख का इलाज करता है और बहुत भीड़ लगी रहती है। उसके 2 बेटे हैं, दोनों आँख के डॉक्टर हैं, लेकिन वो अपने पिताजी की परंपरा को नहीं आगे बढ़ा रहे हैं। इन्होंने पूछा उनसे कि क्या बात है? कहा कि इसमें जीवन चलना मुश्किल हो जाता है, बहुत कमिटमेंट चाहिए, मेरे पास उतना कमिटमेंट नहीं। यहाँ मुझे लगता है परेशानी है। नॉलेज के बारे में हमें ये तय करना पड़ेगा कि नॉलेज पे किसी का स्वामित्व नहीं है। नॉलेज का पर्पस ही है लोक कल्याण है। जो मंत्र कहानी है प्रेमचंद की, आप जानते हैं उसके बारे में। तो नॉलेज का जब पर्पस लोक कल्याण होगा तभी हम सर्वाइव कर सकते हैं। वो कैसे होगा इस पे विमर्श की ज़रूरत है। इसके बदले कि हम किसी नॉलेज को अपना आइडेंटिटी का हिस्सा मान के उसको प्रेज़ करते रहें, बल्कि लोग बड़े फँसे हैं इसमें। मेरे एक मित्र प्रोफेसर हैं जिनकी दोनों किडनी खराब हो गई आयुर्वेद के चक्कर में। वो भी सही नहीं है। आर्ग्यूमेंट अभी आ रहा है वो ये कि प्लुरैलिटी ऑफ एपिस्टेमोलॉजी आप मानिए और उनके बीच एक संवाद कीजिए। जो बेहतर है उसको रखिए, जो बेहतर नहीं उसे हटा दीजिए। बेहतर होने का मतलब है जो सही इलाज दे सके और जन सुलभ हो सके, सस्ता हो सके, आम आदमी भी उसका उपयोग कर सके। तो ज्ञान की इस तरह की परंपरा को विकसित करने की ज़रूरत है। जी। धनंजय, आप एक आखिरी सवाल पूछ लीजिए क्योंकि समय हमारे पास खत्म हो रहा है। एक और बात करके तब खत्म करूँगा। सॉरी मैं थोड़ा लंबा ले रहा हूँ। मुझे लगता है ये कॉलोनियलिज़्म वाला जो पोस्ट कॉलोनियल वाला था, उसमें मैंने ये कहा जैसे मैं एडवर्ड सईद से एग्री नहीं करता और जो पोस्ट कॉलोनियल लोग हैं मैं उनसे एग्री नहीं करता। मेरा प्रोजेक्ट बिल्कुल पोस्ट कॉलोनियल नहीं है। पहली बात तो ये है कि जैसे ही हम पोस्ट कॉलोनियल कहते हैं
तो कॉलोनियल साइकोलॉजी हम अपने अंदर डाल ही लेते हैं, उससे हम उबर ही नहीं पा रहे हैं। उससे उबरने के लिए ही हम इसे क्रिएटिव थियरी कहते हैं। ये बिल्कुल कॉलोनियल, पोस्ट कॉलोनियल नहीं है। इसमें संवाद की आवश्यकता है, संवाद की ज़रूरत है। और ये जो विक्टिमहुड लेके हम कहेंगे, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ साउथ की बात करेंगे, ये विक्टिमहुड कार्ड है जो अलग अलग लेयर पे लोग खेलते हैं, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे लगता है कि हम सब लोग रैशनल हैं, सक्षम हैं, एक बड़ी परंपरा से आते हैं और दुनिया के लिए बहुत कुछ दे सकते हैं, ये हमारा दायित्व है देना। तो इसमें संघर्ष की ज़रूरत है, सत्याग्रह की ज़रूरत है और ज्ञान को जनसुलभ बनाने की ज़रूरत है। सॉरी। ठीक है धनंजय, हमारे पास आखिरी 5 से 6 मिनट हैं, तो आप एक सवाल जरूर करें आखिर में। मेरे पास एक्चुअली 3 प्रश्न हैं, बट मैं तीनों को कंबाइन करना चाहूँगा और सर से उस पे एक छोटी-सी टिप्पणी चाहूँगा। एक तो जैसे कि इस पुस्तक ये पुस्तक ज्ञान की राजनीति है। कई लोग सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज की भी बात करते हैं, पॉलिटिक्स ऑफ नॉलेज की जगह। तो अगर हम इसको वेंटेज पॉइंट बनाते हैं तो आप धर्म और भारतीय दर्शन में अंतर करते हैं अपनी पुस्तक में। तो भारतीय दर्शन के भी अपने बहुत सारे अंतर्विरोध हैं, बहुत सारे आलोचक इस बात को मानते हैं। जैसे कि दर्शन का भी अपना समाजशास्त्रीय स्वरूप होता है। इस पे आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा। इसके साथ-साथ आप इस पुस्तक में मुक्तिकामी धर्म पर भी चर्चा करते हैं। क्या हम मुक्तिकामी दर्शन के बारे में भी सोच सकते हैं? उसको धर्म ही क्यों कहें, दर्शन क्यों नहीं कहें? जैसा कि अम्बेडकर धर्म के समकक्ष नैतिक दर्शन पर जोर देते हैं और अपनी किताब द बुद्धा एंड हिज धम्मा में अम्बेडकर धर्म को, रिलीजन को धम्मा से अलग करते हैं और उसमें वो करुणा और पीस की बात करते हैं। ये मेरे 2 प्रश्न हैं और इसके साथ ही एक लास्ट मैं जोड़ना चाहूँगा कि ये भारतीय ज्ञान की राजनीति या स्वदेशी ज्ञान की राजनीति और पश्चिमी ज्ञान की राजनीति के बीच आप मार्क्सवाद को कहाँ पाते हैं? ये 3 मेरे प्रश्न हैं जो जिस पे आप उचित समझे उस पे आप टिप्पणी करें। मैं आखिरी सवाल से शुरू करता हूँ। मुझे लगता है ये सवाल मेरे ज़हन के बहुत करीब है। मुझे लगता है कि दुनिया के किसी और दर्शन में, किसी और परंपरा में पूंजीवाद को समझने का मार्क्सवाद से बेहतर कोई उपागम नहीं है। और हम लोग ये तय है कि अभी पूंजीवादी युग में रह रहे हैं। तो जो कोई आज के समाज को समझने की कोशिश करेगा बिना मार्क्सवाद के, उसकी समझ हमेशा अधूरी रहेगी। ये पहली बात है। बट मैं बिल्कुल कैटेगरिकली ये कहना चाहता हूँ, समझ भी अधूरी रहेगी। और यदि वो मुक्तिकामी समाजशास्त्र की बात करता है तो बिना मार्क्सवाद के आप उसके बारे में नहीं बात कर सकते हैं। एज सिंपल एज दैट। तब सवाल उठता है कि मार्क्सवाद क्या है, मार्क्सवाद कौन है, उस पर कभी और बहस कर सकते हैं। मेरा अपना एक टेक है, मेरा एक इंटरप्रिटेशन है मार्क्सवाद पे, कि मार्क्सवाद जिस तरह से पॉजिटिविस्ट मार्क्सवाद की लोग बात करते हैं, वो मार्क्सवाद का गलत रीडिंग है, ऐसा मुझे लगता है। बट मैं अभी उस पर बात नहीं करूँगा। तो ये तो पहली बात है कि मार्क्सवाद के बिना कोई समझ इस वक्त नहीं बन सकती है। मार्क्सवाद से, जैसे मैं कहता हूँ कि अभी का जो प्रस्थान त्रयी है, जो 3 टेक्स्ट से आप अपनी फिलॉसफी को शुरू कर सकते हैं, वो प्रस्थान कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, गांधी का हिंद स्वराज और अंबेडकर का एनालिसिस ऑफ कास्ट। प्रस्थान चतुष्ट भी हम कह सकते हैं। मैंने अभी तक बहुत ऐसा कोई कॉन्क्रीट मैनिफेस्टो फॉर फेमिनिस्ट लिबरेशन या 5 भी ला सकते हैं जो एनवायरमेंटल इश्यूज को लेके और ज़्यादा संजीदा हो, तो ये बढ़ा भी सकते हैं हम लोग। लेकिन प्रस्थान त्रयी डेफिनेटली ये 3 टेक्स्ट मुझे लगता है, इन तीनों के बिना को एक साथ संवाद में लाए हुए बिना हम किसी तरह से मुक्तिकामी समाजशास्त्र या मुक्तिकामी चिंतन की बात नहीं कर सकते। पहली बात। दूसरी बात कि ये जो भारतीय दर्शन की बात है, मैंने भारतीय दर्शन से ज़्यादा भारतीय चिंतन की बात करी है। और भारतीय चिंतन थोड़ा लूज टर्म है दर्शन के तुलना में। जो चिंतन की परंपरा रही है, जिसमें दर्शन भी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उस परंपरा को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, मैं वहाँ तक जाना चाहता हूँ। धर्म और धम्म और रिलीजन, ये जो शब्द हैं, मुझे लगता है जैसा मैंने पहले भी कहा कि स्पेक्ट्रम एक होता है किसी शब्द का, तो ये एक स्पेक्ट्रम के अलग अलग स्पेसेस हो सकते हैं, लेकिन सबका कनेक्टिविटी एक सिंपल चीज़ है, वो है नीति के साथ। नीति का निर्धारण कैसे किया जाए, किस आधार पे हम नीति का निर्धारण करेंगे। नीतियाँ क्या, जो नीतियाँ बनेंगी वो नियम में कन्वर्ट होगा,
लेकिन नीति का ही मूल तत्व क्या होगा, कहाँ से हम नीति बनाएंगे? और उसमें मुझे लगता है कि आप इंटरचेंजेबली इसको यूज़ कर सकते हैं। रिलीजन की जब हम बात करते हैं तो वो एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलीजन का फ्रेम हमारे दिमाग में आता है, लेकिन यदि आप उसको थोड़ा लूज़ करें उस फ्रेम को, तो वहाँ भी यही बात है कि एक टोटलिटी की जो अंडरस्टैंडिंग है, जैसे मार्क्स कहते हैं रिलीजन के बारे में, एक कॉम्पेंडियम है, सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। मेरे मेरे ख्याल से जो मार्क्स का थियरी ऑफ रिलीजन है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, और उससे गांधी और अंबेडकर के साथ हम बड़ा आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। वो है रिलीजियस वर्ल्ड इज द रिफ्लेक्स ऑफ द रियल वर्ल्ड। तो रियल वर्ल्ड का कॉम्प्लेक्सिटी, रिलीजियस वर्ल्ड का कॉम्प्लेक्सिटी, और उन दोनों के बीच का जो अन्योनाश्रय संबंध है, ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स फ्रेम तैयार करता है, जिसे हमें समझने की ज़रूरत है यदि हम इन सवालों को एड्रेस करना चाहते हैं। इस वक्त उतना समय शायद नहीं है कि मैं इसमें जा सकूं, लेकिन मेरे ख्याल से इन सवालों को बिना डील किए हुए हम नहीं समझ पाएंगे। और एक महत्वपूर्ण बात है, मुझे लगता है कि धर्म की जो समझ है हमारी, उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि जो वेस्टर्न फिलोसोफर्स ऑफ रिलीजन है या थियरीज ऑफ रिलीजन वाले लोग हैं जिनको हम पढ़ते हैं सोशियोलॉजी में, वो मार्क्स, डुर्खाइम और वेबर है। अब इन तीनों का जो एक्सपीरियंस है रिलीजन का, वो बहुत लिमिटेड है। ना तो वो अपने रिलीजन को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ना वो कोई वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कर रहे हैं जिसमें कि रिलीजन के रोल को समझने की कोशिश करें। उससे कहीं ज़्यादा रिच जो अंडरस्टैंडिंग है वो टैगोर, गांधी और अंबेडकर की है। और वहाँ यदि हम जाते हैं तो हम रिलीजन को जिस तरह से डिफाइन करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, वो हमारे लिए बेहतर होगा। और एक बात जो आप कह रहे थे कि सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज एंड पॉलिटिक्स ऑफ नॉलेज, मुझे लगता है कि सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज बहुत लिमिटेड है। वो जीनियोलॉजी ऑफ नॉलेज की बात करता है कि कहाँ से नॉलेज बन रहा है। मार्क्सवाद, जिन लोगों ने मार्क्सवाद के अंदर भारतीय चिंतन या भारतीय दर्शन पे काम किया है, उनका एक प्रॉब्लम है। जैसे मुझे लगता है डीपी चट्टोपाध्याय का जो काम है भारतीय चिंतन पे, बहुत ज़बरदस्त काम है, लेकिन उसकी एक सीमा है। सीमा क्या है कि उनका जो गाइडिंग फोर्स है, गाइडिंग सेंटेंस है, वो है जर्मन आइडियोलॉजी का वो सेंटेंस जिसमें मार्क्स कहता है बीइंग डिटरमिन्स द कॉन्शसनेस, कॉन्शसनेस डज नॉट डिटरमिन बीइंग। तो वो समझते हैं कि पूरा दर्शन जो है उसको हम समझ सकते हैं उसके सोशियोलॉजी के द्वारा। ऐसा है नहीं। सोशियोलॉजी तो सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उस वक्त उस पर्टिकुलर सोशल कॉन्टेक्स्ट में नॉलेज ग्रो किया, लेकिन उस नॉलेज का मीनिंग, उसका अफेक्ट, ये सारा कुछ उसी कॉन्टेक्स्ट से डिफाइन होगा, ये कहना बहुत मुश्किल होगा। ये भी ऑब्सेशन है लोगों का, क्योंकि जो मॉडर्न साइंस है वो ऑरिजिन पे बहुत जोर डालता है। यदि स्टेट के नेचर को आपको समझना है तो ऑरिजिन ऑफ स्टेट समझने जाइए, लेकिन स्टेट का नेचर तो बदल जाता है पूरा। ह्यूमन बीइंग्स का नेचर पूरा बदल जाता है, वो डायनेमिक नेचर है। ह्यूमन बीइंग के जो लोग कहते हैं ह्यूमन नेचर इज फिक्स्ड, वो गलत है। लेकिन ह्यूमन नेचर है नहीं, वो भी गलत है। ह्यूमन नेचर इज वेरी डायनेमिक। ना उस डायनेमिक ह्यूमन नेचर को समझ के किसी समाजशास्त्र का गठन कैसे किया जाए, ये चैलेंज मुझे लगता है हमारे सामने है। उस चैलेंज को मीट करने के लिए ज़रूरी है कि हम फिर उसको एक स्टार्टिंग पॉइंट मान के धीरे 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 एक महल खड़ा करें, जिसके द्वारा हम समझदारी को विकसित करें। और टेस्टिंग ग्राउंड ये है कि जो कुछ दूसरे थियरीज एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, यदि हमारा थियरी उसे एक्सप्लेन कर दे रहा है, प्लस उससे ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन कर पा रहा है जो वो नहीं कर पा रहा है, तभी ये वैलिड थियरी है। तो वो मेरे ख्याल से फल्सिफिकेशन का एक पूरा प्रोसेस चल सकता है इसमें। तो बातचीत तो और लंबी चल सकती है, लेकिन हमने एक मुझे लगता है कि आप बातचीत थोड़ी और लंबी कर लीजिए, एडिट करके हटा लीजिए यदि चाहे तो। दिस इज योर चॉइस। मुझे लगता है सर कि ज़्यादा बेहतर ये होगा कि हम एक और सेशन रखें और उसमें कुछ और सवाल जो रह गए हैं उसको करें, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ें हो पाएंगी। तो हम नई पढ़त की तरफ से आपको धन्यवाद कहेंगे, क्योंकि बहुत सारे सवालों को आपने लिया और निश्चित रूप से बहुत सारे सवाल हमारे मन में अभी भी हैं, जिन पर हम आगे और विस्तार से चर्चा करेंगे एक और सेशन में। ये हमारी एक नई कोशिश है, ये पहला एपिसोड है इस पूरी कोशिश में, गुफ्तगू शीर्षक से जो हम कर रहे हैं, और आगे हम और इसको नियमित रूप से करेंगे। कुछ-कुछ तकनीकी बाधाएँ आ सकती हैं,
पर आगे हम और चीज़ों को बेहतर करेंगे और मुझे उम्मीद है कि जो विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले पाठक हैं और जो आम दर्शक हैं, वो इस तरह के कार्यक्रम को काफ़ी उपयोगी पाएँगे और हम लगातार कोशिश करेंगे कि हर हफ्ते हम इस तरह के एक कार्यक्रम को लेकर आएँ, जिसमें मैं और धनंजय लेखक से या संपादक से किताब के बारे में, किताब के कुछ अनछुए पहलुओं के बारे में अनौपचारिक तरीके से बातचीत करेंगे। तो मणि सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और धनंजय आपको भी धन्यवाद। तो आज के कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।